वो जुमलों की टाइटैनिक वो डूब गया है, वो टाइटैनिक की तरह डूब चुका है। मोदी की गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी को अब यकीन नहीं दिला पा रही है। देश में जब आप सारे पीएसयू को खत्म कर देंगे, देश में जब आप गलत जीएसटी लगा के एमएसएमई को मार देंगे तो रोजगार खत्म होगा। बोला हम भर्ती बंद कर देंगे, हमारे यहाँ कोई भर्ती नहीं होगी, केवल अग्निवीर आएंगे, 4 साल के ठेके पे आएंगे। 180 करोड़ रुपए एक एग्जाम के अंदर केवल एडमिशन फीस के रूप में ले लिए गए और उसकी भर्ती भी नहीं हुई, पेपर लीक हो गया। आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हमारे बीच में कल शाम को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और वर्किंग कमेटी के सदस्य जो कि हमारे अध्यक्ष जी के साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल साहब कल यहाँ आए और आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तय किया और इनका चूंकि जहाज था, इनकी फ्लाइट थी 2 बजे ही, इसलिए आपको थोड़ा पहले हम लोगों ने जहमत दिया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, एआईसीसी से दोनों मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा जी और चित्रा जी, और आप लोग जानते ही हैं श्री दिनेश सिंह जी हमारे उपाध्यक्ष प्रशासन, इन लोगों का भी यहाँ स्वागत है। और मैं आदरणीय सप्पल साहब से प्रार्थना करता हूँ, कृपया संबोधित करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत और शुक्रिया कि आप लोग सुबह आए। और अभी ठीक है, क्योंकि मैं खुद चैनल चला चुका हूँ, संपादक रहा हूँ, मुझे पता है सुबह सुबह कितनी मुश्किल होती है पत्रकारों को, मेरी टीम को कितनी मुश्किल होती थी, पर फिर भी थैंक यू आने के लिए। ये जो चुनाव हो रहे हैं, अब वो तीसरे फेज का चुनाव खत्म हो गया है और 3 फेज के चुनाव के बाद ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो जनता का गुस्सा है वो मोदी सरकार के खिलाफ अब जनता व्यक्त कर रही है। 10 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी मोदी जी के मशहूर भाषण से, जहां से उन्होंने अपना कैंपेन 2014 में शुरू किया था, और आपको याद होगा वो था 1 रैंक 1 पेंशन। वहां से 10 साल में कहानी पहुंच गई है अग्निवीर के नो रैंक नो पेंशन तक। 10 साल पहले उन्होंने सीना फुलाकर बोला था कश्मीर के बारे में, और कश्मीर नीति को वो पूरी दुनिया में अपनी सबसे बड़ी सफलता बताते थे। 10 साल में कहानी वहां पहुंच गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कश्मीर के लोकसभा में अपने उम्मीदवार उतारे। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी डर कर भाग खड़ी हुई है। 10 साल पहले लोगों को यह वायदा किया गया था कि इस देश में अच्छे दिन आएंगे, और 10 साल के बाद आज जनता देख रही है कि महंगाई 47 सालों के लेवल पर ऊपर है, बेरोजगारी पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है, और जो घरेलू बचत है वो 47 साल के स्तर में सबसे नीचे हो गई है। लोग त्रस्त हैं महंगाई से और बेरोजगारी से। 10 साल पहले उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, और कहानी यहां आ गई है कि बेटियों पे अत्याचार करने वाले बृजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती, प्रज्वल रेवन्ना पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार करते हैं 1 साल में उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो कहानी बेटी बचाओ की पूरा देश देख रहा है। 10 साल में उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया है, और 10 साल के बाद आज मां गंगा की क्या हालत है, क्या सफाई की हालत है, उत्तर प्रदेश वाले सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। 10 साल पहले उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा, और 10 साल के बाद दुनिया की अगर हम 100 सबसे प्रदूषित शहर लेते हैं तो उसमें 82 अब भारत के शहर हैं। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, जहर में सांस लेना और जहर में जीना इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है। पूरी दुनिया के 100 शहरों में से 82 शहर भारत के प्रदूषित टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं। 10 साल पहले उन्होंने कहा मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, और 10 साल के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हर घर के अंदर एजेंसीज घुस गई। लोग क्या खाएं, लोग क्या बोलें, लोग कौन सा समाचार पत्र पढ़ें, क्या उनके पास समाचार आए, ये सरकारें तय कर रही हैं, उनकी एजेंसीज तय कर रही हैं। टैक्स टेररिज्म आप किसी भी व्यापारी से पूछिए,
आप किसी भी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के मालिक से पूछिए, टैक्स जो है अब आतंक का रूप बन गया है। अब टैक्स देश की भलाई के रूप में नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से जोर जबरदस्ती टैक्स की एजेंसीज कर रही हैं, वो मिनिमम गवर्नमेंट का कोई उदाहरण अब नहीं रहा। 10 साल पहले उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, 2022 में इस देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। आज 10 साल के बाद नॉर्मल रेलवे पे चलना भी दुर्भर हो गया है। रेलवे को प्राइवेट करने की पूरी तैयारी कर ली। सब्सिडी जो बुजुर्गों के लिए थी, विकलांगों के लिए थी, खत्म कर दी। सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स तक को प्राइवेट कंपनी को देना शुरू कर दिया है। और 10 साल में एक सबसे बड़ा उन्होंने काम किया, क्रांतिकारी काम कर रहा हूं, ताकि देश को कैशलेस बनाना है, काला धन से मुक्त करना है, कैशलेस होगा। और नतीजा क्या हुआ आज 2016 से 24 के बीच में, कि देश में जो कैश है, रिजर्व बैंक का डेटा इस हफ्ते जो आया है, वो तब से दुगना हो गया है। तब 16,97,000 करोड़ था, अब 35 लाख करोड़ हो गया है। तो हर मोर्चे पे, और आखिरी बात 10 साल में जो 10वीं बात मैं कहना चाह रहा हूं, डबल इनकम करूंगा किसानों की। और किसानों को मिला क्या, देश को मिला क्या, कि देश पे कर्जा 4 गुना कर दिया। इनकम डबल नहीं हुई है। जो देश पे कर्जा था, जो 57 लाख करोड़ हुआ था 1952 से पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, और 14 तक आते आते देश पे कुल कर्जा 57 लाख करोड़ का था, और 14 से 24 में मोदी जी ने उसको 205 लाख करोड़ कर दिया है। हर जगह से पैसा वसूला, हर जगह से कर्जा लिया, 205 लाख करोड़ कर दिया, 27 लाख करोड़ आपके हमारी जेब से पेट्रोल पे, डीजल पे टैक्स लगा के वसूल कर लिया। रिजर्व बैंक का जितना प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड के रूप में ले लिया। हर जगह से पैसा वसूल करने के बावजूद आज देश के अंदर जो महंगाई, जो बेरोजगारी की स्थिति है, वो बताती है, और ये बात पूरा देश समझ रहा है। इसलिए आज पूरे देश में चुनाव में बात हो रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। हमारा मैनिफेस्टो, कल का मैं डेटा पूछ रहा था, 88 लाख लोगों ने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसका नाम था मोदी की गारंटी, वो जुमलों की टाइटैनिक, वो डूब गया है, वो टाइटैनिक की तरह डूब चुका है। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने मैनिफेस्टो की कहीं बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके पिछले कई दिनों के भाषण देख लीजिए। मोदी की गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी को अब यकीन नहीं दिला पा रही है। अब एक भी भाषण में ना तो मोदी जी, ना उनके कोई भी नेता मोदी की गारंटी नाम के मैनिफेस्टो का कहीं जिक्र कर रहे हैं। और ये बात देश की पूरी जनता की समझ में आ रहा है। और क्यों आ रहा है, अब एक एक करके अगर हम मुद्दों पे जाएं। उन्होंने शुरू किया मेक इन इंडिया, आप सबने देखा होगा, लोहे का शेर था, और बोला कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनाऊंगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो मैन्युफैक्चरिंग का जो भारत के अंदर शेयर था जीडीपी में 17% था। मोदी जी का चैलेंज था कि मैं इसमें 50% बढ़ोतरी करूंगा, और आज 10 साल के बाद उसमें 25% कमी आ गई है। मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 साल के अंदर 25% की गिरावट आ गई है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि नौकरियां नहीं है, कि देश में उत्पादन ही जब गिर जाएगा, जब देश में आप नौकरियां प्राइवेटाइज कर देंगे, जब देश में आप सेना को भर्ती बंद कर देंगे, देश में जब आप रेलवे की भर्तियों पर रोक लगा देंगे, देश में जब आप सारे पीएससीज को खत्म कर देंगे, देश में जब आप गलत जीएसटी लगा के एमएसएमई को मार देंगे, तो रोजगार खत्म होगा। और मेक इन इंडिया से जो कहानी शुरू हुई थी, आज पूरे देश में बेरोजगारी इतने चरम पर है कि बेरोजगार लोग निकलकर हर जगह कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस को वोट दे रहे हैं। और ये बात आज के डेटा में जो इलेक्शन के बाद आया है, आप सब पत्रकार लोग हैं, आप सब जानते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो लगातार ये कहते रहे कि मेक इन इंडिया की वजह से देश तरक्की करेगा, आज 10 साल के बाद हालत क्या है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जैसे हमने चीन को गिरवी रख दी है। पिछले 5 साल से भारत का चीन को निर्यात $16 बिलियन पे अटका हुआ है, $16 बिलियन। और आयात कितना कर रहे हैं हम? लगभग $120 बिलियन।
16 बिलियन हम अपना सामान भेज रहे हैं और 20 बिलियन डॉलर का सामान हम चाइना से मंगा रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं कि हमने बड़ी सुदृढ़ इकॉनमी बनाई है। सवाल यह है कि इस देश की इकॉनमी को मोदी जी आपने चीन को गिरवी क्यों रखा? उस चीन को, जिस चीन के सैनिक गलवान में 4 साल पहले आए थे, जिसको देश से आपने छुपाया था, आज 4 साल के बाद भी उन्होंने जगह खाली नहीं की है, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारी कोर कमांडर की वार्ता पे वार्ता हो रही है 4 साल से, वो खाली नहीं की, लेकिन हमारा पूरा का पूरा व्यापार चीन को दे दिया। और ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने भी पीछे एक भाषण में बोला कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का विश्व गुरु बनेगा। अभी पीछे एक भाषण में बोला उन्होंने, और सच क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, आयरन एंड स्टील मेटल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, लेदर, पेपर, ग्लास, शिप, एयरक्राफ्ट, इन सेक्टर्स का सामान अब हम चीन से मंगा रहे हैं, हम अपने यहां नहीं बना रहे हैं। 120 बिलियन डॉलर, 80% के करीब हम आयात चीन से कर रहे हैं। ये मोदी सरकार ने 10 साल में अचीव किया है। दूसरी बात, चीन से हमारे जो संबंध है वो तो जग जाहिर है। पिछले जब से आजादी मिली है और खास तौर पे 62 की वॉर के बाद चीन के साथ हमारी सेना मुकाबले में खड़ी है। हम एक गरीब मुल्क थे, बहुत गरीब मुल्क थे, 90% लोग गरीब थे। भारत जब आजाद हुआ कुछ नहीं बनता था, लेकिन नेहरू जी ने जो पॉलिसीज शुरू की, दुनिया की दूसरे नंबर की फौज भारत की बन गई थी, दूसरे नंबर की फौज। और मोदी जी ने आगे क्या किया है? उस फौज को तो खत्म करने की तैयारी कर दी। बोला हम भर्ती बंद कर देंगे, हमारे यहाँ कोई भर्ती नहीं होगी, केवल अग्निवीर आएंगे, 4 साल के ठेके पे आएंगे। तो आप इस काम को करके चीन को रोकने की तैयारी कर रहे हैं या चीन को और रास्ता देने की आप तैयारी कर रहे हैं? और बार बार बोलते हैं मोदी जी कि मैं आया हूं तो डिफेंस सेक्टर को मैं मजबूत कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी आज उनसे पूछना चाहती है कि नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लगभग 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस देश के अंदर, एक गरीब मुल्क था जिसमें सुई भी नहीं बनती थी, वहां से कांग्रेस पार्टी की नीतियां मोदी जी के पीएम पे बनने से पहले भारत को दुनिया की नंबर 2 आर्मी बना के दिखाई, भारत को न्यूक्लियर पावर बना के दिखाया, भारत को स्पेस पावर बना के दिखाया, भारत को आईटी पावर बना के दिखाया, और एक ऐसी आर्मी तैयार की जिसका 90% सामान भारत में पैदा होता था। आत्मनिर्भर आर्मी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। ये जो आज बोल रहे हैं वो कांग्रेस ने करके दिखाया था। 16 डिफेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी हमारी। आज बीजेपी का कोई भी नेता क्या इस बात को बता सकता है कि कांग्रेस ने तो मिसाइल पे मिसाइल बनाई, मिसाइल सुपर पावर बनाया? आप सब जानते हैं त्रिशूल मिसाइल कब बनी, अग्नि मिसाइल कब बनी, आकाश मिसाइल कब बनी, पिनाका मिसाइल कब बनी, ब्रह्मोस कब बनी, नाग कब बनी, ये सब मोदी जी के आने से पहले हो गया था। मोदी जी के आने के बाद कोई मिसाइल बनी? एक नया प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। भारत मोदी जी के आने से पहले नेवी में दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन गया था। हमने अपने आजादी के बाद 128 वॉरशिप बनाए अपने में। तीसरी स्कीम जो इन्होंने युवाओं के साथ किया है, लोग यूपी के तो आप सबको मालूम है कि किस तरह से भीड़ लाखों की लगी एग्जाम देने के लिए। 480 करोड़ रुपए एक एग्जाम के अंदर केवल एडमिशन फीस के रूप में ले लिए गए और उसकी भर्ती भी नहीं हुई, पेपर लीक हो गया। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएगी, पहला काम ये करेंगे कि 15 मार्च 24 तक जिस भी छात्र छात्रा ने एजुकेशन लोन लिया है उसको पूरी तरह माफ किया जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, सरकारी नौकरी के अंदर फॉर्म भरने का कोई पैसा आगे से नहीं लगेगा।
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं लगेगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो इतने महंगे महंगे यूनिवर्सिटीज खोल दी, इतने महंगे महंगे कॉलेज खोल दिए जहां पे मिडिल क्लास गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, उस प्रक्रिया को रोकना जरूरी है। देश को वापस वहां ले जाना है जो नेहरू जी का विजन था कि एजुकेशन सस्ती हो। तो हर एक ब्लॉक के अंदर, हर एक तहसील के अंदर, देश में कहीं पे उसको तहसील बोलते हैं, कहीं तालुक बोलते हैं, एक सरकारी हाई क्वालिटी का कॉलेज हमारी सरकार शुरू करेगी ताकि सस्ती हायर एजुकेशन दोबारा से शुरू कर सके। हर तहसील, हर ब्लॉक के अंदर और हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल सरकारी शुरू करेंगे। और मेडिकल कॉलेज में और इतना फर्क होता है कि अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस 50 लाख से 2 करोड़ रुपए पड़ती है, और अगर आप सरकारी में लेते हो तो आपकी फीस 20,000 से 30,000 रुपए में आपकी पढ़ाई होती है। तो कांग्रेस पार्टी वापस वहां पे लाना चाहती है जहां पे गरीब के बच्चे पढ़ सकें, जहां पे गरीब लोगों के परिवार के बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकें। हर शहर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज सरकारी कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में टॉप पे केंद्रीय विद्यालय आते हैं, टॉप पे नवोदय विद्यालय आते हैं, टॉप पे कस्तूरबा बाई बालिका विद्यालय आते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये तीनों तरह के स्कूल्स को सस्ती एजुकेशन देने के लिए दोबारा से शुरू करने का हमारा वायदा है इस देश के साथ, ताकि पढ़ाई केवल उनके लिए ना रहे जो साल की 4 से 5 लाख फीस दे सकते हैं। पढ़ाई आम लोगों के लिए हो, और जो कमाई करे मिडिल क्लास का व्यक्ति वो केवल फीस ना दे, उस कमाई को वो अपने घर की बाकी जरूरतों को पूरी करने में लगाए। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि अधिकांश कमाई, कहीं कहीं पे 40 से 50% तक कमाई मिडिल क्लास की केवल और केवल बच्चों की फीस भरने में जा रही है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैं इससे आगे और बातें नहीं बोलूंगा, वो आप पे छोड़। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।